अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी होस्ट मीरब सुल्ताना अवाम इंटरनेशनल चैनल से आपके साथ आज एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ मुखातिब। आज आपको एक शख्सियत से, बड़ी अहम शख्सियत से मिलवाएंगे। बहुत शुक्रिया राजा आफ्ताब साहब का जो जम्मू कश्मीर से हमारे साथ आज इन्होंने हमें टाइम दिया है। जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के। तो आइए इनसे बात करते हैं। और इन्हें एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है मोटरवे का, जो कि एक औरत को, एक जन्नत को उसके बच्चों के सामने इंतहाई जो है वो बेहूदगी का इसका कह सकते हैं। और इसके अलावा क्या कहें कि रेबिस्ट ने उनको घेर लिया मोटरवे पर और उस बेचारी खातून के साथ काफ़ी ज़्यादती हुई इस मामले में। और लाहौर में जो खातून के घर घुसकर रेप किया गया, उसके बाद हमारी ज़ैनब, उसका रेप किया गया। एक और बच्ची सियालकोट में रेप होते होते बाप का ध्यान पड़ने पर वो बच्ची बच गई, उसकी चीखों पुकार ने और उसके बाप के बर वक्त पहुँचने ने उसको बचा लिया। आए दिन के ये मामलात हैं, इनसे डिस्कस करेंगे, इनसे पूछेंगे और साथ ही साथ इनके वर्क, इनकी स्ट्रेंथ कश्मीर में, इनके नेक्स्ट इलेक्शन के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। आइए आप हम तरफ करते हैं राजा आफ्ताब साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है हम सर। ये जो कल परसों मोटरवे पे जो मामला हुआ है और इस पे शेख उमर CPO लाहौर का ये मौक़िफ़ था कि ये औरत रात को गुजरावाला की खातून थी, वो क्यों निकली, रात को 1 बजे क्यों निकली फर्स्ट। दूसरा, उन्होंने गाड़ी में पेट्रोल चेक क्यों नहीं किया। तीसरा, उनका ये ऑप्शन था कि आप मोटरवे की बजाय आप GT रोड से जाती, जबकि हम लोग भी और आप भी सबसे ज़्यादा महफूज जगह हम सफ़र करने के लिए मोटरवे को समझते हैं, क्योंकि हम यहाँ से जाते हुए हमें कार्ड रिसीव करवा दिया जाता है। वहाँ पहुँचते हम जैसे ही मोटरवे को आउट होते हैं मोटरवे से, तो हम उसका टैक्स पे करते हैं। हम टैक्स किस बात का पे करते हैं? हमें अगर वहाँ पे कोई सहूलत मैसर नहीं है और मोटरवे की पुलिस की अगर ड्यूटियाँ वहाँ पर नहीं है, वो एरिया उनका नहीं है। जब 130 पे हम कॉल करेंगे तो मोटरवे पुलिस वालों का ये जवाब होगा कि मैम ये हमारा एरिया नहीं है। और उमर साहब ऊपर से, उमर साहब जैसे CPO कहीं और भी आएंगे, आते भी हैं, और वो ये कहेंगे जी इतनी रात को आपका निकलना नहीं बनता था। ये सारा मामला आप इसको क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे अपनी बात करने का मौका फराहम किया। मैं बेसिकली तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के जम्मू रीजन का मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ। जिस इशू की तरफ आपने निशानदेही की, ये इशू बेसिकली हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। इसमें पार्टीज़ की तफरीक को बलाए ताक रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये हमारे माशरे का मातम है। उसमें CPO की स्टेटमेंट्स हो जाएं या माशरती रवैयों की हवाले से हम बात करें। अब मैं समझता हूँ कि हमारी कानून की गिरफ्त इंतहाई कमज़ोर है। हमारे अदालती निज़ाम को बहुत मौसर करने की और बेहतर करने की ज़रूरत है। मुजरमान को अदालती सज़ाओं का खौफ नहीं रहा, वो इस तरह की गनामी वारदातें करते हैं और ये हमारे माशरे में का अलमिया है। इसमें गवर्नमेंट्स को ज़्यादा संजीदगी के साथ और स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनानी चाहिए और इंसाफ के लिए तेज़ी लानी चाहिए। अदालती निज़ाम, मैं समझता हूँ कि ये अदालती निज़ाम का फेलियर है। अगर इस खातून की जगह किसी जज की बेटी का रेप होता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर रेप होता तो विद इन 24 आवर वो मुल्ज़म अरेस्ट होते। अब क्योंकि ये अदालती सिस्टम को चैलेंज नहीं किया गया, ये आम माशरे के लोग थे और उस पे कोई अदालती सोमोटो नहीं हुआ। अगर अदालत की किसी ने तौहीन में 2 लफ्ज़ किए होते तो वो अदालती सोमोटो हो जाता और मुल्ज़म फौरी तौर पर अरेस्ट होते, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वो कॉमन सोसाइटी है। ये इशू भी इसलिए हाईलाइट हुआ कि सोशल मीडिया पे इस
कि सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ने इस इशू को बहुत उठाया। अब बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। एक स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, कोर्ट्स को अपने काम में तेज़ी लानी चाहिए, कानून को अपने पूरा रोल प्ले करना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। ये जिस सीपीओ ने ये स्टेटमेंट दी है, मैं हैरान हूँ उस सीपीओ को कि वो तनख्वाह जाके अमेरिका से ले रहा है। वो कहाँ से तनख्वाह लेता है? हमारे माशरे के लोगों के टैक्स से वो तनख्वाह लेता है। हम जो मोटरवे पे टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स से उस सीपीओ की तनख्वाह जाती है। उस सीपीओ को क्या हक है ये बात कहने का कि वो औरत ने रात को अकेले नहीं निकलना चाहिए था या फला नहीं होना चाहिए था। भाई हम माशरे के फ़र्द हैं, हम आएंगे जाएंगे, हमारी जो फ्रीडम है, आज़ादी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना वो इंतज़ामिया का काम है। वो हमें ये लॉजिक्स दें कि आपने जल्दी निकले, देर से निकले, फला हुआ, ये कोई बात नहीं, ये गैर मंतकी बातें हैं। मैं आपके इस फोरम से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये अपील करूँगा कि आप इनको खदारा लगाम दें। ये जो पिछले 35-40 सालों के परवरदा लोग हैं, ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते और तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हुए हैं। ये इज्तिमाई तौर पर हमारे माशरे के लिए ये मातम का मकाम है। मेरे ख्याल में खान साहब को बैठे हुए तकरीबन 3 साल तो हो गए। 3 सालों को तो छोड़ दें, ये तकरीबन 1 महीने में ये रेप केस 9 सामने आ चुके हैं। कुछ लाहौर से, सियालकोट से, इस्लामाबाद से, कहीं से रेप केस सामने आते हैं और खान साहब ने इन में से किसी एक को भी इतनी एक सज़ा दी होती, इस तरफ थोड़ा सा मुतवज्जो हुए होते, सरेआम किसी को सज़ा दी होती तो शायद ये काम ना होता। अब रेपिस्ट का क्या ख्याल होता है, या हमें पकड़ेंगे नहीं, वो रेप करने से पहले सर उनका ये मौका होता है कि हम या तो पकड़े नहीं जाएंगे जब 2 लोग आपस में मशवरा करते हैं, या उनका ये होगा कि हम थाने में इतने पैसे देंगे और छूट जाएंगे, हम अच्छा वकील कर लेंगे, छूट जाएंगे। ये कब तक हवा की बेटी को नोचते रहेंगे ऐसे और हम इसकी इजाज़त देते रहेंगे? 20 लीटर पेट्रोलिंग के लिए मोटरवे के मुलाजमीन को एक गाड़ी के लिए दिया जाता है। इनकी वो हदूद कैसे नहीं बनती? मोटरवे की हदूद एक टूल प्लाजे से लेकर दूसरे टूल प्लाजे तक बनती है, जबकि वो लेडीज मोटरवे पे थी, टूल प्लाजे के अंदर की हदूद में थी, फिर वहाँ पे उसको तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया गया? एक तो ये है कि ये जो उनकी स्टेटमेंट है कि वो हमारी हदूद में नहीं थी। हदूद और क़यूद का तयन करना अदारे की ज़िम्मेदारी है, वो आम पब्लिक की ज़िम्मेदारी नहीं कि किस मोटरवे पुलिस की हदूद कहाँ से कहाँ तक है। उसका तयन वो करें कि जहाँ तक हमारी रेंज हो सकती है, हम पहुँच सकते हैं, उससे आगे वो नई टीम को डिप्यूट करें। दूसरी बात उसकी ये है, आपने जो पॉइंट किया कि मैंने पहले बात की कि अदालती सिस्टम की कमज़ोरी है। इमरान खान वो उसको सरेआम फांसी नहीं दे सकता। फांसी की सज़ाएं देनी है तो वो अदलिया ने देनी है। अदलिया जब तक मुतहर्रक नहीं होगी, इंतज़ामिया का काम है केसेस बना के केसेस अदलिया के सामने पेश करना। जो आपने बात की कि वो जो मुजरम है वो आपस में सलाह मशवरा करते हैं और वो देखते हैं कि हमें सज़ा नहीं मिलेगी, वो बेसिकली वो अदलिया की नाकामी की तरफ इशारा दे। इसका बिल जब हुकूमत पास करेगी तो ही ये आगे ये प्रोसेस शुरू होगा ना। जब बिल पास होने के लिए फांसी का ये आगे बिल पेश किया गया तो अवान सदर में बैठे हुए कुछ हमारे बड़े मोअज़्ज़िज़ीन और बड़े अवान सदर में जो रेप लिस्ट की वो लिस्ट में आते हैं लोग, इनको यही कहेंगे। अरीम शाह ने जो है वो नंगा करके रख दिया एक बार सबको। संदिल खटक ने जो है वो सबको एक दफ़ा नंगा करके रख दिया। ये सारे रेपिस्ट खुद बैठे हुए जिन्होंने बिल पास नहीं होने दिया। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी बात है कि मैं वो बाई नेम तो मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन वो जो मैंने पहले बात की कि हम सारे इसमें शामिल हैं, जिस लेवल पे हम बैठे हुए हैं। अगर वो कोई रेपिस्ट गवर्नमेंट में आता है तो वो नीचे से इस प्रोसेस से गुजर के जाता है। और फिर मैं कहूँगा कि अगर अदलिया सज़ाएं दे तो मुजरम को खौफ होगा। कई ममालिक की मिसालें मौजूद हैं
कि जहाँ अदलिया स्ट्रिक्टली काम करती है तो लोगों में कानून का खौफ होता है। मैं इजी आपको आसान बात ये करता हूँ कि यहाँ पिंडी में जब तक लोग ट्रैफिक में होते हैं तो लोग बेल्ट नहीं पहनते। जो ही वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होते हैं तो वो सेफ्टी बेल्ट पहन लेते हैं। यहाँ से हेलमेट नहीं पहनते, इस्लामाबाद की हदूद में जाते हैं तो सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं। यहाँ पे कानून की वायलेशन करते हैं। जो ही एयरपोर्ट पे इंटर होते हैं और दुबई में किसी दूसरे मुल्क में उतरते हैं तो वो बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं। इसकी वजह यह है कि वहाँ के कानून से उनको डर लगता है, और हमारा है कि कानून सिर्फ अमीरों की लोडी बनी हुई है। अभी आपको मजीद अचकज़ई वाला वाक़या याद होगा कि वो सारी फुटेज सामने आने के बावजूद अदालत ने नाकाफ़ी सबूतों की बुनियाद पे उसको बरी कर दिया। वो नाकाफ़ी सबूत काफ़ी होते अगर उस जज का बेटा उसकी गाड़ी की टक्कर से मर गया। कुछ वकीला ने पिछले कुछ दिनों में एक पुलिस वाले को, एक कांस्टेबल को मारा, तो उस पे सरदार कासिम अब्बास साहब का मैंने देखा एक उन्होंने न्यूज़ चलाई हुई कि इतने पुलिस वाले क्या कम है, इतने 2.5 लाख पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। जबकि आप बताएं, सरदार कासिम अब्बास साहब से भी ये सवाल है कि प्लीज़ खुदारा ये बताएं कि आपके CPO शेख उमर साहब का क्या किया जाए या इनके साथ क्या होना चाहिए, इसका भी मौक़िफ़ आप दीजिए कि अगर आपकी बहन या बेटी होती, मेरी बहन या बेटी होती, वो हमारी बहन है, बेटी है, कौम की बेटी है, जिसके साथ रात को उसके बच्चों के सामने रेप हुआ। PTI के जनरल सेक्रेटरी हैं आज़ाद कश्मीर से, इनसे पूछते हैं कि ये आगे किस पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं, ये इलेक्शन इनके होने वाले हैं, ये किस किस एरिया में अपना इलेक्शन करना चाह रहे हैं, इनको किस सीट पे है। आज़ाद साहब ज़रा अपने हवाले से कुछ बताइएगा और अपने इलेक्शन की तैयारी के बारे में बताइएगा, अपनी आवाम के बारे में, अपने सपोर्टर्स के बारे में ज़रा बताइएगा प्लीज़, कि आवाम भी आपको जानना भी चाहती है। जैसे हमारे नए कायद आते हैं तो हम उन्हें एक दफ़ा देखना चाहते हैं और बड़ी खुशी से उनका एक दफ़ा इस्तकबाल भी करना चाहते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम उन्हें ज़रा जानें। तो माशाल्लाह से आपको आपकी अपनी एक पहचान है, तो फिर भी चाहूँगी कि जो लोग नहीं जानते या जिन लोगों की रसाई नहीं है वो हमारे तवज्जुह से आपसे बातचीत कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जम्मू रीजन है उसका मैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ। जम्मू रीजन हमारा पाकिस्तान में जो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान हैं उन पे मुश्तमिल है, और यहाँ पे हमारी पाकिस्तान में 6 लेजिस्लेटिव असम्बली की जम्मू की सीटें हैं और 6 सीटें वैली की हैं। गोया कि पाकिस्तान में हमारी 12 सीटें हैं। उन 12 सीटों में एक सीट है LA 35 जम्मू 6, उस पे मैं खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहा हूँ, और उस पे मैंने वर्किंग शुरू की है। हमारा जो हल्का है वो अटक डिस्ट्रिक्ट पूरा है, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट पूरा। उसके अलावा KPK में भी तकरीबन 13 अजला में हमारे वोटर्स मौजूद हैं। अच्छी बड़े हदूदरबे वाली ये सीट है, लेकिन मैंने इससे पहले कोई 20 साल पहले इसी सीट पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। अब मैं दोबारा PTI के टिकट पर इंशाअल्लाह इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहा हूँ। PTI ने अभी टिकटों का फ़ैसला नहीं किया, और जब PTI टिकट का फ़ैसला करेगी या पार्लिमानी बोर्ड जो फ़ैसला करेगा, हम पार्लिमानी बोर्ड के फ़ैसलों के पाबंद हैं। लेकिन मैंने हल्के में राब्ता मुहिम शुरू की हुई है, और उसमें तकरीबन मैंने जेहलम में, चकवाल में और रावलपिंडी में और इसके नवाही इलाकों में बहुत सारे जो मेरे अपने फैमिली का सेटअप है और जो मेरे तल्लक वाले लोग हैं उनके साथ मैंने कम्युनिकेशन का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत अच्छी पजीराई मिल रही है, और हल्का के अवाम की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि मैं कैंडिडेट बनूं, इसलिए कि मैं मतवस्त तबके से तल्लक रखता हूं, और मैं नीचे का ग्राउंड लेवल का वर्कर हूं, और ग्राउंड लेवल के वर्कर्स जो हैं वो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, और वो मुझे इस पे मोटिवेट करते हैं कि ओके गो हैड, आप इस सीट पे इलेक्शन लड़ें। मुझे तकरीबन 22 साल हो गए हैं यहाँ पे पिंडी में रहते हुए, और मेरा इस सारे हल्के का
वेयर अबाउट मुझे पता है, यहाँ पे जो कश्मीरी वोट्स के पॉकेट्स हैं वो मुझे पता है, और दोस्तों की एक मेरे साथ बड़ी टीम है। और इंशाअल्लाह मैं तवक्को करता हूँ कि पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं इंशाअल्लाह ये सीट जीत कर कायद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और कायद पाकिस्तान जनाब इमरान खान को गिफ्ट करूँगा इंशाअल्लाह। जी, अल्लाह पाक आपको इस पे कामयाब करिए, बिल्कुल कामयाब करे अल्लाह पाक, और अल्लाह पाक आपको मज़ीद नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। जी, ये थे हमारे साथ राजा आफ्ताब साहब, जिनसे आपको मुतर्रफ़ करवाया। इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ भी करें, और जो लोग हमें देख रहे हैं प्लीज़ आपकी मीरत की रिक्वेस्ट है कि इन्हें सपोर्ट भी करें, क्योंकि मैं इनको सपोर्ट करती हूँ। बहुत शुक्रिया। अवाम चैनल से मीरत सुल्ताना, रावलपिंडी।